चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, झकास होंगे। मैं बता दूं आपको, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया कि पूरे बुक पढ़ने से, पूरे चैप्टर पढ़ने से आप नंबर नहीं उठा सकते हो एग्जाम में उससे, क्योंकि हर चैप्टर का आपको लगभग 15 चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, और आपको 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है सब्जेक्टिव में। यानी कि एक चैप्टर पर एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा है, तो आपको एक चैप्टर से एक क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कि मात्र एक चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख पा रहे हो, काम हो गया। क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 चैप्टर ऐसे भी पढ़ना है, 16 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी अगर आप सही सही लिख लेते हो तो 10 चैप्टर से 10 क्वेश्चन, ऐसे 16 चैप्टर पढ़ना है। तो हम एक चैप्टर से एक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए हम आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे हर चैप्टर का 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उतना ही पढ़िए। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो भाई पढ़ सकते हैं, नो डाउट। इससे पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपका नंबर जो नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, पूरा 100% लिख के आओगे। जब 100% लिख के आओगे तो आपको 400 से लेकर 450 के बीच में नंबर कोई छीनेगा नहीं, आराम से आप उठा पाओगे। तो आप इसको टारगेट लेकर चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको 400 प्लस 450 प्लस की टारगेट आपके लिए यहां से अचीव कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, में अभी पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, जिसका हम लोग केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और केकेजी क्लासेस के ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण, कोई भी ठोस के जो होता है उस पर गैस के अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से, इसको बात करते हैं। ताप है, दाब है, गैस की प्रकृति है, ठोस की प्रकृति है, ये सब उसके कारक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो परिभाषा लिखा गया है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सिर्फ यह लिख सकते हो, ताप से प्रभावित होता है, दाब से प्रभावित होता है, गैस की प्रकृति से और ठोस की प्राकृतिक से प्रभावित होता है, साथ में सतहीय क्षेत्रफल से भी प्रभावित होता है। यह आप 5 लिख दीजिए, आपका नंबर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसे मैं अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो क्वेश्चन पहले समझिए, किसी ठोस गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ताप है, दाब है, प्राकृतिक है, यानी कि गैस की प्राकृतिक है, साथ में आपको ठोस की प्राकृतिक है, साथ में आपको सतह का क्षेत्रफल है, ये सब प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ताप, याद रखना, यहाँ पे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अतः ताप बढ़ने से अधिशोषण घटता है। साथ में दाब बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। हेनरी का नियम लागू करेंगे तो यह दाब बढ़ने से क्या होगा, अधिशोषण बढ़ता है। प्राकृतिक गैस, यह गैस की प्राकृतिक, अब अधिक घुलनशील गैस अधिक अधिशोषित होता है, अधिक घुलनशील गैस होता है, अधिक अधिशोषित होता है। ठोस की प्राकृतिक, जिस ठोस का सतह अधिक सजीव होता है वह अधिक अधिशोषित होता है। साथ में आपके सतह ये क्षेत्रफल, आप जितनी अधिक सतह उतना अधिक अधिशोषण, जितना अधिक सतह सरफेस होगा उतना अधिक अधिशोषण होगा। ऐसे ही सब डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है 2 मार्क्स के लिए। अगर आप 5 मार्क्स में क्वेश्चन अगर करें, ऐसे 2 मार्क्स में ही पूछा 2021 में, अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको यह सभी लिखने पड़ेंगे डिफिनेशन के साथ। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे तो सीधा आप ताप से, दाब से, गैस की प्रकृति, ठोस की प्रकृति और सतह के क्षेत्रफल आप लिखकर आप 2 मार्क्स उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्क्स उसके लिए काफी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ठोस पर गैसों के अधिशोषण होने पर ऊष्मा गति परिवर्तन का वर्णन करें। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, बस सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी ठोस के जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण पर ऊष्मा गति परिवर्तन का वर्णन करें। ऊष्मा गति परिवर्तन का एक वर्णन करना है, कैसे देखिए चलते हैं। तो एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, साथ में यहाँ पे एंट्रोपी घटती है, क्योंकि गैस की अणु एक ठोस सतह पर बंधा जाता है। साथ में यहाँ पे गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि ऋणात्मक होती है, जिसे हम स्वतः स्फूर्त होती है। यहां पे क्वेश्चन कहा, किसी ठोस पर गैसें को अधिशोषण होने पर ऊष्मा गति परिवर्तन किस तरह से हो सकता है?
तो उष्मा गति परिवर्तन जो हो सकता है, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। साथ में एजेट्रोपी घटती है क्योंकि गैस के अणु जो होता है एक ठोस सतह पर बंधा होता है। साथ में गिब्स मुक्त ऊर्जा फ्री एनर्जी, ठीक है ना, ऋणात्मक होती है, जिससे स्वतः स्फूर्ति होती है। यह थोड़ा सा डिफिनीशन आपको अजीब लगेगा क्योंकि 2018 में क्वेश्चन अजीब ही पूछा था, क्योंकि बिहार बोर्ड में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा अजीब लगेगा ही। अगले क्वेश्चन चलिए मेरे प्यारे बच्चों, में अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप ये केमिस्ट्री का नोट्स प्राप्त करते हो जिसमें आपको हर चैप्टर का 10 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आंसर के साथ और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर का, यानी कि पूरे केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है सभी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन योगा आंसर के साथ 10 से 12 पेज में आपको मिल जाएगा। उसको लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मात्र 99 रुपया लगेगा। अब कहोगे नहीं सर हमको ऑल सब्जेक्ट दे दीजिए, ऑल सब्जेक्ट का तो पैसा बहुत सारा हो जाएगा, अगर 99 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो ऑल सब्जेक्ट लोगे तो ऑफर चल रहा है मात्र 299 में ऑल विषय मिल जाएगा आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बहुत कम पेज में देंगे ताकि आप अच्छे नंबर कर पाओ, पेज भी कम लगे पैसा भी कम लगे, ठीक है। और साथ में बता दूं अगर ये लेते हो तो आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगी ताकि आपके पूरे एग्जाम तक हेल्प मिल पाए। और इसको अगर आप पढ़ते हो तो मैं इतने गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 400 से 450 कोई नहीं छीनेगा आपको। अब किसका 400 होगा किसका 450 होगा, ये वो योग्यता पर डिपेंड करता है कि वो लिख किस प्रकार से रहा है, याद किस प्रकार से कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मुख्य अंतर बताइए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले भौतिक और फिर रासायनिक। देखिए भौतिक अधिशोषण क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सबसे पहला पॉइंट है। भौतिक अधिशोषण जो होता है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये जो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, आपसे पूछेगा भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, ऑप्शन दे देगा उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय कैसी है। तो याद रखना भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। साथ में दूसरा का पॉइंट, इसमें अधिशोषण उष्मा का मान कम होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें उष्मा का मान कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में उष्मा का मान अधिक होता है। सिर्फ कम और अधिक की बात है, ठीक है। भौतिक अधिशोषण में कई आणविक सतह का निर्माण होता है, कई मतलब बहुत सारे आणविक सतह का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक सतह का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर आप अधिशोषण घटती है। अगर भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ेगा तो उसमें अधिशोषण घटेगी, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण क्या हो जाता है, बढ़ता है। ये बेसिकली 4 अंतर आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जरूर इस पर ध्यान देने के प्रयास कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अधिशोषण और अधिशोष्य पर अंतर स्पष्ट करें। अधिशोष्य क्या है, अधिशोषण क्या है, अधिशोष्य और अधिशोषण में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछ चुका है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले अधिशोषण की बात कर लेते हैं और अवशोषण की बात कर ले। अधिशोषण और अवशोषण, ठीक है। तो अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिशोषण जो होता है यह सतह पर होने वाली घटना है। जो अधिशोषण होता है वो सरफेस पर होने वाली घटना है, सतह पर होने वाली घटना है। जबकि अवशोषण की बात करें यह अधिक मात्रा में होने वाली घटना है, यह ज्यादा मात्रा में होने वाली घटना है। अधिशोषण की बात करें इसमें इसमें क्या होता है, पदार्थ सतह पर अधिशोषित होता है। अधिशोषण जो होता है पदार्थ जो होता है सतह पर अधिशोषित होता है, जबकि अवशोषण जो होता है पदार्थ समान रूप से वितरित रहता है, इक्वल रूप से वितरित रहता है। अधिशोषण की बात कर लेते हैं। अधिशोषण की क्रिया तीव्र होती है, अधिशोषण की क्रिया तीव्र होती है, जबकि अवशोषण की क्रिया क्या होती है, सामान्य दर से होती है, ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल होता है, इक्वल, ठीक है ना। अधिशोषण की बात कर ले, इसमें पदार्थों का सांद्रण सतह पर अधिक होता है। याद रखना अधिशोषण पे क्या होता है, जो सांद्रण होता है सतह पर अधिक होता है, जबकि अवशोषण जो होता है, अवशोषण पदार्थों की सांद्रण जो होता है सभी जगह सामान्य होता है। यह याद रखना 4 पॉइंट आपको दोनों में अधिशोषण और अवशोषण में अंतर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए माना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। शोषण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें पीडीएफ नोट्स के लिए आप जिस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हैं या किसी सब्जेक्ट आप कोचिंग क्लास जाते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती है, तो उस क्लास को आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में लाइव कोर्स भी मिल जाएगा हमारे यहाँ। अगर ऑल सब्जेक्ट का लाइव कोर्स लेते हो पूरे सब्जेक्ट का, तो मात्र 500 में मिल जाएगा, 499 में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स, साथ में मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ए टू जेड का क्लास भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इतना में सब चीज मिल जाएगा। जो पढ़ाई हो रहा है ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। यह कोर्स लेने के लिए केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको टॉपर कोर्स है, सफलता बैच चल रहा है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, लाइव कोर्स। ठीक है, हमारा अगला 5 है शोषण किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की सतह पर एकत्र होता है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य सतह पर एकत्र होता है, जब कोई पदार्थ, जैसे हम ही दूसरे के घर पर जाकर सुत जाए, है कि नहीं, तो दूसरे के घर पर जाए है ना, तो ये कहता है जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की सतह पर एकत्र होता है या उसमें प्रवेश करता है, या एकत्र होगा या उसमें प्रवेश करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शोषण कहते हैं। शोषण कहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं शोषण कर रहा है, गरीब लोग पर शोषण करता है अमीर लोग, कहते हैं ना नेता लोग गरीब पर शोषण कर रहा है, यानी कि उसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसको कुछ बोलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर एकत्र होता है या उसमें प्रवेश करता है, तो इसे हम शोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए चारकोल द्वारा गैस का शोषण, चारकोल द्वारा गैस का शोषण इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस के ठोसों में विलयन का एक उदाहरण दे। तो किसी गैस के ठोस में विलयन का एक उदाहरण क्या है, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस का आप प्लेटिनम धातु में आप घुलना। तो याद रखना हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम एक धातु है, तो हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम में घुलना, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा, प्लेटिनम में जाकर घुल जाता है। तो ये कहा गया कि यहाँ पे किसी गैस के ठोस में विलयन का एक उदाहरण दे। कोई गैस, ऐसा गैस बताइए जो ठोस में जाकर घुल जाता है। तो हाइड्रोजन ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस है, जो प्लेटिनम एक धातु है, जो ठोस है, उसमें जाकर घुल जाता है। एक उदाहरण है, सिंपल है। और देखो भाई ये 2023 में पूछा, एक लाइन का परिभाषा, एक छोटा सा परिभाषा 2 मार्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी दिमागी टेस्ट है, 2 मार्क्स, एक दिमागी टेस्ट के लिए 5-5 नंबर दी जाती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन होगा समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण दे। समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण देना है, बहुत ईजी है। तो समांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना सोडियम यहाँ पे थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट द्वारा आयोडीन का अपघटन। याद रखना मेरे पास समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट द्वारा आयोडीन का अपघटन, पहला उदाहरण। ठीक है ना, ये क्या है, दोनों विलयन में होगा। आगे विसमांगी उत्प्रेरक जो है, हाइड्रोजन गैस पर निकेल द्वारा, यहाँ पे निकेल एक धातु है, निकेल द्वारा यहाँ पे एथीन का यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण। मेरे प्यारे बच्चों विसमांगी उत्प्रेरक क्या है, हाइड्रोजन गैस पर निकेल द्वारा, निकेल एक धातु है, निकेल द्वारा एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये क्या है इसके लिए, ये जो होता है विसमांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण है। तो दोनों याद रखिएगा, 2 मार्क्स के लिए काफी काम आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड। यह क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन कंपार्टमेंटल एग्जाम में। बेसिकली कंपार्टमेंटल कहा जाता है, इसे 2017 के आपको बिहार बोर्ड के मेन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देखो कंपार्टमेंटल कोर्स जो होता है, कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है, जब कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका एग्जाम ली जाती है। तो 2025 में पूछा था कंपार्टमेंटल में, तो एक बच्चा भी कहा था, तो वहां पे क्वेश्चन कर दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर स्पष्ट करे। वहां पे यह नहीं कहा था कि द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर बताइए, नहीं, वहां पे सिर्फ लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो आप लोग अभी ध्यान में बैठा लीजिए कि द्रव रागी को हम लोग लायोफिलिक कहते हैं और द्रव विरागी को लायोफोबिक कहते हैं। बाद में मत कहिएगा सर आपने नहीं बताया, हम सब बता के क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, तो द्रव रागी यानी कि लायोफिलिक, द्रव विरागी यानी कि लायोफोबिक। ठीक है, देखिए द्रव रागी जो होता है उसमें बड़े बड़े जो अणु होता है कण के रूप में रहता है। द्रव रागी जो होता है, लायोफिलिक जो होता है उसमें बड़ा बड़ा जो अणु होता है कण के रूप में रहता है। जबकि द्रव विरागी की बात करते हैं, यानी जिसको लायोफोबिक कहते हैं, उसमें छोटे छोटे जो अणु होता है कण के रूप में रहता है। पहला पॉइंट।
द्रव रागी जो होता है, लायोफिलिक जो होता है, वो क्या होता है, इस पर जो अधिक अस्थायी होता है, देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्या होता है, इसमें आवेशों की मात्रा शून्य होता है, यानी कि द्रव रागी जिसको हम लायोफिलिक कहते हैं, उस पर आवेशों की मात्रा शून्य होता है, चार्ज उस पर शून्य होता है। जबकि द्रव विरागी यानी कि लायोफोबिक की बात करते हैं, उस पर आवेशों की मात्रा थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर घसक गया है, इसको 2 नंबर में होना चाहिए। क्या होता है, उस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों होता है। द्रव रागी क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, जबकि द्रव विरागी कम अस्थायी होता है। यह बेसिकली अंतर हुआ दोनों में। मेरे प्यारे बच्चों, यह 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव है क्या है, जब कोलाइडी विलयन से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब भी कोई कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाएगा तो उस प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऐसे परिभाषा में हो सकता है कि अलग हो, लेकिन बहुत सारे परिभाषा लिखा जा सकता है। मैंने भी बताया, जब ये कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो यह प्रकाश का जो मार्ग मतलब होता है रास्ता, दिखाई देने लगता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब परिभाषा क्या है, जब कोलाइडी विलयन पर प्रकाश डाला जाता है, जब देखो वही बताए, जब कोलाइडी विलयन पर, हम वही कहा, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरता है, यह प्रकाश डाला जाता है। जब कोलाइडी विलयन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन होकर दृश्य हो जाता है। दृश्य मतलब दिखाई देने लगता है, वही बात है, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। यहाँ पे प्रकीर्णित होकर दृश्य हो जाता है। दृश्य हो जाना मतलब दिखाई देने लगना। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश की किरण प्रकीर्णित होकर दृश्य हो जाता है, यानी कि उसकी मार्ग, उसकी रास्ता दिखाई देने लगता है। इस प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं, और इस प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जिससे अंधेरे कमरे में धूल भरे वातावरण में टॉर्च का रोशनी दिखाई देना। आप देखोगे पहले बहुत जमाने के बहुत अंधेरा कमरा हो, जिसमें एक भी लाइट ना आता हो, और थोड़ा सा पूरा अंधेरा कमरा हो, उसमें थोड़ा सा एक रोशनी आएगा बाहर से, तो आप देखोगे उसमें सीधा दिखाई देने लगेगा, उसमें धूल कण बहुत सारा नजर आएगा और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगेगा। ये एक उदाहरण टिंडल प्रभाव का। अगला हमारा क्या है, पायस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और साथ में पायस का एक उदाहरण दे। बेसिकली पायस की बात करते हैं, पायस को हम इमल्सीकरण भी कह सकते हैं, इमल्सन। देखो पायस दो या दो से अधिक द्रवों का एक क्या है, अमिश्रण है। अमिश्रण पदार्थ है, याद रखना, अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। अमिश्रणीय मतलब मिश्रित नहीं होता है। तो ये क्या, पायस होता है 2 या 2 से ज्यादा अमिश्रणीय तरल पदार्थों के मिलाकर बना एक मिश्रण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया पायस क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया हुआ एक अमिश्रीय मिश्रण है। अमिश्रीय मतलब मिश्रित नहीं होता, अमिश्रीय मिश्रण है, ठीक है ना। अमिश्रीय मिश्रण है, इसमें एक तरल होता है और दूसरा अब तरल में फैला होता है। एक तरल पदार्थ होता है और दूसरा का एक तरल में फैला हुआ पदार्थ होता है। तो क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, पायस 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से ज्यादा या अधिक अमिश्रीय तरल पदार्थों से मिलाकर एक बना मिश्रण होता है, जिसमें एक तरल और दूसरे तरल में फैला होता है। एक तरल और दूसरे में तरल में फैला होता है। उदाहरण के लिए पायस का कुछ उदाहरण दूध है, क्रीम है, मक्खन, पेंट, यहाँ पे लोशन, ये सब क्या है, बेसिकली पायस होता है, पायस का उदाहरण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पायस का डिफिनेशन भी चाहिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इस चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इस बार इस मंथ में पूरे चैप्टर में खत्म कर दूं और उसका प्लेलिस्ट बना दूं और ऐप पे अवेलेबल करा दूं, ताकि आप उसको ले सके और उस पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में और आपको पढ़ने, ठीक है। और आप पीडीएफ नोट जरूर प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।